Good morning, dear students of class 11. Now we are starting our Hornbill book chapter number 3 का जो स्टोरी के बाद जो पोएम है द लैब्रानम टॉप बाय टेड हुक्स. द लैब्रानम टॉप बाय टेड हुक्स. एक्चुअली दिस इज़ द लैब्रानम टॉप. ये रेफर किया गया है एक ट्री को. एज वेल एज वी हैव स्टडीड इन द डस्ट ऑफ स्नो, जहाँ जैसे कि हमने क्लास 10 में डस्ट ऑफ स्नो पे हेमलॉक ट्री के बारे में पढ़े थे, जो कि बहुत ही पॉइजनस ट्री था. याद है ना कि हम लोग हेमलॉक ट्री को पॉइजनस ट्री मानते हैं. तो एज सेम एज लाइक हियर द लैब्रानम टॉप इज़ ऑल्सो सेम इज़ अ पॉइजनस ट्री एट इन दिस स्टोरी. ये एक ऐसा ट्री है जो कि किसी के काम का चीज़ नहीं है, किसी के कोई इसके तरह मुँह घुमा के देखता नहीं है. इसको शापित माना जाता है. इसके इसका कोई काम ही नहीं है, ना इसके पत्ते का, ना इसका पंखुड़िया का, ना इसके फूलों का, ना इसके लिव्स का, कुछ काम ही नहीं है. तो इसीलिए बट इस पेड़ पे एक प्रकार की चिड़िया आती है जिसका नाम है गोल्ड फिंच. नीचे देख पा रहे हो तुम लोग. जो गोल्ड फिंच है वो इस पेड़ पे अपने नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है, अपने बच्चे को पैदा करती है, बच्चे को सेफ रखती है, बच्चे को खाना खिलाने आती है और तब इस पेड़ पे जान मिलता है. मतलब हम देखेंगे टू द बिफोर स्टार्टिंग, अगर हम पहले ही इस पोएम का थीम बताना चाहे तो यहाँ पर इस पोएम का थीम है पावर ऑफ लव एंड हार्डशिप इन लाइफ. पावर ऑफ लव मतलब कैसे होता है वो हम पूरा एक्सप्लेनेशन में समझेंगे. हार्डशिप इन लाइफ भी एक्सप्लेनेशन में समझेंगे. तो थीम होगा क्या? पावर ऑफ लव एंड हार्डशिप इन लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट द समराइज ऑफ लाइन बाय लाइन. द लैब्रानम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल. लैब्रानम टॉप जो है वो धीर स्थिर शांत खड़ा है. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. ये सितंबर के महीने की बात बोल रहा है, जबकि दिन के उजाले में जब रोशनी आती है, पेड़ों के बीच से जो सूर्य की किरणें आते हैं, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, उसका जो पत्ते भी है वो भी येलो हो जाते हैं. एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसका जो भी थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा फल या फिर पंखुड़िया जो भी है सब नीचे गिरे रहते हैं. इस पे पूरा शांत, कोई काम का नहीं है, किसी का कुछ काम का नहीं है. टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ ए ट्विचिंग चिक. तभी अचानक गोल्डफिंच, अभी मैं क्या बोली, गोल्डफिंच क्या है? एक प्रजाति की चिड़िया है. वो आती है और आवाज़ करते हुए अ सडननेस एंड सेटलमेंट एट ए ब्रांच एंड, और आके उसकी जो ब्रांच है, मतलब पेड़ में जो वो घोंसला बनाए थे उसमें आके वो बैठती है. तो पेड़ क्या होता है? हिल उठता है ना. अचानक से पेड़ क्या होता है? सेटलमेंट मतलब हिल उठा. वो पेड़ क्या था? पेड़ शांत खड़ा था, कोई उसका माने बेजुबा लाश की तरह वो पेड़ खड़ा था. लेकिन जैसे ही वो गोल्डफिन चिड़िया आई, उस ब्रांच पे बैठा जहाँ पे वो अपना घोंसला बनाया था, तो वो पेड़ अचानक से हिल उठा. देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रट, और कैसे धीरे से वो चुपके से अपने घोंसले में एंट्री लेता है. शी एंटर्स द थिकनेस, वो जहाँ पर थोड़ा जगह लेके बनाया था, लिप्स के ऊपर अपना घोंसला बनाया था. एंड मशीन स्टार्टअप, और अपना मशीन चालू करता है. यहाँ पे कवि ने, पोएट ने गोल्डफिंच को मशीन के साथ तुलना किया है. कैसे? बिकॉज शी इज़ अ मदर यंग. वो एक मदर बर्ड है, वो मम्मी है. वो अब घोंसले में किसको रख के गए थे? अपने बच्चे को. क्यों रख के गए थे? क्योंकि बच्चे के लिए खाने का बंदोबस्त करने गए थे. एंड देन व्हेन शी बैक इन द ट्री, वो आता है, आवाज़ देता है. बच्चे भी समझ जाते हैं कि उसकी मम्मी आ गई है, और बच्चे भी अपने भाषा में आवाज़ और नॉइजिंग करना शुरू करता है. और वो मशीन इसीलिए बोला जा रहा है कि मम्मी जो भी खाना साथ में लाई है वो खाना खिलाना शुरू करती है. तो पोएट ने बहुत सुंदर से यहाँ पे गोल्डफिंच को मशीन के साथ तुलना की है. ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, मतलब अब हलबली मच चुका है उसी पेड़ पे जो पेड़ की शांत होके करा था. विंग्स अपने अपने बच्चे चिरपिंग कर रहे, बच्चे आवाज़ कर रहे, मम्मी भी अपना विंग्स को फैला रहा है, फ्लटरिंग कर रहा है, फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ाहट आवाज़ आ रही है. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. अब पूरे के पूरा पेड़ जो कि एकदम धीर स्थिर शांत होके खड़ा था, वो अब हिलने लगा, बात माने कुछ गूंजने लगा, कुछ एक्टिविटी करने लगा. जैसे उस पेड़ में, वो बेजुबा पेड़ में, बेजान पेड़ में एक जान आ गई. किसके बदौलत? वो गोल्डफिंच और उसके यंग वंस के दौरान.
इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। यहाँ पर भी कवि ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस गोल्डफिंच को, अपने परिवार का इंजन। जैसे हमारे परिवार का इंजन होता है हमारे मम्मी पापा, जो भी कमाते हैं, जो भी खाना खिलाते हैं, हमारे मम्मी जो भी खाना खिलाते हैं, उसमें से हम लोग को ताकत मिलती है। तो वो यंग बर्ड जो कि आसमान से उड़ के इधर से उधर से जो भी खाना लाई अपने साथ, वो जब खाना खिलाने शुरू किया तो अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या मिली? ताकत मिली, पोषण मिली। उस पेड़ को भी एक जान मिला, पेड़ में भी एक हलचल मची, मतलब एक इंजन मिला, एक शक्ति मिला। She stokes it full, then flirts out a branch end, showing her beard face identity marks. पूरी तरह से उसके फैमिली को सेटिस्फाइड करने के बाद वो अपने पंख को फिर उड़ने के लिए तैयार करता है और फिर वो कहीं पर जाने के लिए प्रस्तुति लेता है, तैयार होता है। Then with the eric delicate whistle chirp whispering, she launches away towards the infinite. यहाँ पर कभी बोला है, अब बच्चे को खाना वाना खिलाने के बाद जितना वो स्टॉक करके लाया था उतना उसका ख़त्म हो जाने के बाद फिर वो अपने विंग्स को खोल के उड़ जाती है अनित्य बने इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब अनजाने रास्ते की तरफ, आसमान। इन्फिनाइट हम लोग आसमान को बोलते हैं ना, स्काई को हम लोग इन्फिनाइट बोलते हैं कि स्काई का कोई ख़त्म नहीं होता है, स्काई का परिमाण कितना है कोई नहीं जानता है। तो ऐसे ही अनजाना एक रास्ते पे वो फिर उड़ना शुरू करता है, क्योंकि फिर उसको खाना लाना है, फिर उसको वापस आना है, फिर उस पेड़ को जान दिलाना है, वो बेजान पेड़ को फिर जान दिलाना है, अपने बच्चों को इंजन देना है, मैंने अपने बच्चे के पास मशीन बन के बच्चे को अंदर खाना देना है और वो खाना कलेक्ट करने के लिए फिर वो इन्फिनाइट के तौर पे उड़ के चली जाती है। एंड द लास्ट लाइन, एंड द लैब्रेनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और पेड़ क्या होता है फिर जैसे कि वैसा पहले शुरुआत में जैसे धीर स्थिर और शांत की तरह था, वैसे ही धीर स्थिर और शांत होके खड़ा रह जाता है। सो हियर इज द complete explanation of the beautiful poem द लैब्रेनम टॉप, जो कि लैब्रेनम टॉप एक पॉइजनस ट्री है मान के चलो, और लेकिन उस पॉइजनस ट्री में वो गोल्डफिंच ने क्यों घोंसला बनाया? क्योंकि वो ट्री का जो माने पत्ते थे वो क्या येलो कलर के थे, और ये जो गोल्डफिंच होते हैं वो भी उसका जो पंख का कलर होता है वो भी येलो होता है। वो चाहता है कि दुनिया के प्रकृति के हाथ से, खतरनाक जानवरों के हाथ से अपने बच्चों को बचाने के लिए उसने उसी पेड़ को चॉइस किया कि यही पेड़ वो है जो मेरे कलर के साथ वो पेड़ का कलर मिलता है। और सितंबर में जब किरणें आती है, जब पूरे पेड़ येलो लगता है और मेरे बच्चे भी इसमें सेफ रहेंगे, ताकि कोई भी जानवर, कोई भी प्राकृतिक आपद आए तो मेरे पेड़ के ऊपर ज़्यादा माने मेरे बच्चों के ऊपर कोई आपद नहीं आएगा। तो इसीलिए उस चिड़िया ने इस बीज वाला बन के जो पेड़ खड़ा था उसको चॉइस किया, उसमें घोंसला बनाया, उसमें अपने बच्चे को सुरक्षित रखा और दूर से उड़ के अपने बच्चों के लिए खाना लाके उसी पेड़ पे बैठ के उसमें आवाज़ करके हंसी से खुशी से थोड़ा देर बच्चे के साथ बिता के फिर चले जाते हैं, फिर दूसरी ओर चले जाते हैं, फिर खाना के तलाश में कि फिर वापस आएंगे, फिर अपने बच्चे को खाना देके उनको इंजन देंगे, उनको ताकत देंगे। और ऐसे ही यही कांड करते हुए, इस घटना को घटाते हुए लैब्रेनम टॉप में भी कभी कभार बेजान होती है, तो कभी जैसे ही गोल्डफिंच वापस आती है उसमें जान वापस हो जाती है और वो पेड़ भी लड़खड़ाना शुरू करता है, वो पेड़ भी हिलना शुरू करता है, वो पेड़ पे भी एक अलग सा खलबली मच जाती है। So this is the power of the love of the theme of this poem and hardship of the life. Power of the love इसलिए मैं बोली थी कि समझ जाएंगे क्यों पावर ऑफ द लाफ है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो कि इंतज़ार करते रहते हैं पेड़ पे बैठ के, कब उनके मम्मी आएंगी, हमें खाना देंगी, मम्मी का खुशबू मुझे मिलेगा, मम्मी का प्यार मिलेगा, मम्मी के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ लव। और हार्डशिप इन लाइफ इस जगह पे है क्योंकि वो एक पेड़ है जो कि किसी के काम का नहीं है, जो एक बेजुबान लाश की तरह खड़ा रहता है, जो कोई मुंह घुमा के नहीं देखता है, लेकिन गोल्डफिंच उसको देखता है। तो पेड़ के लिए ये हार्डशिप होता है ना
कि एक पेड़ मेरा कोई काम ही नहीं है किसी की ज़िंदगी में, तो पेड़ के लिए वो बहुत दुख की घटना है। लेकिन और गोल्डफिंच के लिए भी हार्डशिप ऑफ लाइफ क्या है, गोल्डफिंच बहुत रिस्क से, बहुत खतरे से अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती है बहुत दूर, पता नहीं रोज़ जो खाना की तलाश में वो उड़ के जाता है, हो सकता है वो वापस ना भी आए, किसी दिन उसका कुछ हो जाए, तो ये भी उसके लिए भी हार्डशिप ऑफ लाइफ है। तो ये दो, here is the theme of the poem is power, one is power of love and second one is hardship in life. This is the poem Laburnum Top by Ted Hughes. So here we complete the explanation of Laburnum Top. Tomorrow I will send you the summary of this poem and the PDF of the Laburnum Top, and you will complete in your fair copy. Have a nice day and goodbye.